में अगर आप लेजर खोल दिए और अगर उसको सही ग्रुप पे आप नहीं डालेंगे ना, तो आपका पूरा उस कंपनी का पूरा बैलेंस शीट, पूरा प्रॉफिट एंड लॉस खराब हो सकता है। आपका सही से वो रिजल्ट नहीं आएगा। अब जिसको बैंक अकाउंट में डालना चाहिए, आप उसको बैंक ओडीडी अकाउंट में डाल दीजिएगा। जिसको सन्ड्री क्रेडिटर्स में जाना चाहिए, उसको सन्ड्री डेटर्स में डाल दीजिएगा। तो इस तरह से क्या होगा, आपका बैलेंस शीट पूरा का पूरा खराब हो सकता है। हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो आपका फिर से स्वागत है एक बार जीएसटी एंड टैली एकेडमी में। मैं सुरेंद्र कुमार वर्मा, 15 सालों से अधिक का अनुभव अकाउंटिंग एंड टैली के क्षेत्र में। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही शानदार है। क्यों? क्योंकि वो जो बिगनर है, जो टैली में अकाउंट्स का एकदम भी नॉलेज नहीं है, तो मैं आज सिखाने वाला हूँ लिस्ट ऑफ ग्रुप। जब लेजर क्रिएट करते हैं तो ये एक पूरा ग्रुप होता है जो जब लेजर को ओपन के वक्त में ये डिसाइड नहीं कर पाते कि कौन सा ग्रुप सेलेक्ट करें, सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बैंक अकाउंट, क्या। तो वो सारा कुछ मैं क्लियर करने वाला हूं इस वीडियो में। तो आप लगातार वीडियो में बनी रहिएगा। तो चलिए आज का ये क्लास शुरू करते हैं। गो। तो अभी हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ से हम टैली ओपन किए हुए हैं, ये यहाँ से टैली। ओके, तो आज का जो टॉपिक है वो है लिस्ट ऑफ ग्रुप, है ना। कि लिस्ट ऑफ ग्रुप में आप ये देख पा रहे हैं, हमारा जो टॉपिक टैली प्राइम में जब हम लोग लेजर क्रिएट करते हैं तो लिस्ट ऑफ ग्रुप का बहुत ही कंफ्यूजन रहता है मैक्सिमम लोगों को, जो अकाउंट्स का नॉलेज, जो अकाउंट्स के स्टूडेंट नहीं, खासकर उनको। जब वो लेजर क्रिएट करने जाते हैं, नाम तो लिख देते हैं पर सोचते हैं कि ये किस ग्रुप में जाएगा। तो ये आप देख पा रहे हैं, इतना ग्रुप है। बैंक अकाउंट, बैंक ओसीसी अकाउंट, बैंक ओडी अकाउंट, ब्रांच डिवीजन, कैपिटल अकाउंट, कैश इन हैंड, करंट एसेट, करंट लायबिलिटीज, डिपॉजिट एसेट, ये इतना, ये 34 जो लिस्ट ऑफ ग्रुप है, ये सारे ग्रुप को मैं आज कवर करने वाला हूं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है दोस्त, पर आप इस वीडियो को जब देखने से पहले पेन और पेपर भी लेकर बैठे। क्यों? सारा को एक लिस्ट बनाए, इसको नोट करें, ताकि जब भी आप कहीं भी काम करने के लिए जाएं तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। आप आराम से लेजर क्रिएट करें और उसका एक जो जिस ग्रुप में जाना चाहिए, अगर उस ग्रुप में, देखिए अकाउंट्स में अगर आप लेजर खोल दिए और अगर उसको सही ग्रुप पे आप नहीं डालेंगे ना, तो आपका पूरा उस कंपनी का पूरा बैलेंस शीट, पूरा प्रॉफिट एंड लॉस खराब हो सकता है। आपका सही से वो रिजल्ट नहीं आएगा। अब जिसको बैंक अकाउंट में डालना चाहिए, आप उसको बैंक ओडीडी अकाउंट में डाल दीजिएगा। जिसको सन्ड्री क्रेडिटर्स में जाना चाहिए, उसको सन्ड्री डेटर्स में डाल दीजिएगा। तो इस तरह से क्या होगा, आपका बैलेंस शीट पूरा का पूरा खराब हो सकता है। तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है अगर कोई अकाउंट्स में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो। ठीक है, तो बिना लेट किए अब स्क्रीन के आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहला, इसके साथ साथ मैं प्रैक्टिकल टैली में एंट्री करके भी दिखाते जाऊंगा। तो सबसे पहले जो लिस्ट आता है वो है बैंक अकाउंट। ये बैंक अकाउंट, ठीक है, आप यहां देख पा रहे हैं, ये बैंक अकाउंट। सबसे पहला बैंक अकाउंट, इसका डेफिनेशन ये है, यह ग्रुप उन सभी लेजर के लिए होता है जो नॉर्मल बैंक अकाउंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, ऐसे अकाउंट जहां कंपनी का पैसा बैंक में जमा हो, समझ गए, जैसे करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। अब मान लीजिए ये मेरा जो टैली ओपन है, ये सुरेंद्र इंटरप्राइजेज कंपनी है, इसका एचडीएफसी बैंक में अकाउंट है जहां इनका पैसा रहता है, जो करंट अकाउंट है। ओके, तो मैं लेजर क्रिएट करके दिखाता हूं। ये गए लेजर, ठीक है, यहां लिखिए एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी बैंक करंट अकाउंट। ये ग्रुप आए, अंडर ग्रुप आ रहा है लिस्ट ऑफ ग्रुप, आप यहां देख पा रहे हैं, ये लिस्ट ऑफ ग्रुप। ठीक है, अब ये लिस्ट ऑफ ग्रुप क्या सिलेक्ट करना है, तो ये जो अकाउंट है एचडीएफसी बैंक, ये करंट अकाउंट है। जब करंट अकाउंट है तो ये जाएगा सिर्फ बैंक अकाउंट में। ओके, आप यहां पर
इस बैंक का जो अकाउंट नंबर है वो नंबर आप डाल सकते हैं, ठीक है। आईएफएससी कोड डाल सकते हैं, स्विफ्ट कोड डाल सकते हैं, बैंक का नाम, ठीक है, बैंक का नाम एचडीएफसी बैंक, ये हम डाल दिए। ब्रांच अगर है ब्रांच डाल सकते हैं, मैं धनबाद डाल देता हूँ। इस तरह से आप का एचडीएफसी बैंक का लेजर क्रिएट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। सेकंड में आता है बैंक ओसीसी अकाउंट। ये क्या है? बैंक ओसीसी अकाउंट। बैंक ओसीसी अकाउंट में ये ग्रुप ओपन कैश क्रेडिट अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है। मतलब जब बैंक बिजनेस को वर्किंग कैपिटल के लिए कैश क्रेडिट फैसिलिटी देता है, यानी बैंक क्या करता है, किसी कंपनी को वर्किंग कैपिटल के लिए कैश क्रेडिट का फैसिलिटी देता है, तो उस अकाउंट का लेजर इस ग्रुप में बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए आपका एचडीएफसी में करेंट अकाउंट है और किसी दूसरे बैंक में, मान लीजिए एसबीआई में मेरा लोन अकाउंट चलता है जहां कैश क्रेडिट है, ठीक है। तो वहां पर जाएंगे, मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। ये मैंने लेजर क्रिएट किया, बैंक अकाउंट में नहीं जाएगा, अब ये बैंक ओसीसी अकाउंट में जाएगा। क्यों? देखिए इसका अंडर ग्रुप क्या आ रहा है, लोन्स एंड लायबिलिटीज। क्योंकि एसबीआई अकाउंट सुरेंद्र एंटरप्राइजेज जो कंपनी है उसको कैश क्रेडिट का फैसिलिटी दिया हुआ है, इसलिए ये इस ग्रुप में जाएगा। अगर इसको आप बैंक अकाउंट में डाल देंगे तो ये आपका बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस में ये गलत की तरफ दिखेगा, ठीक है। उसी तरह आप यहाँ पर अकाउंट नंबर डाल सकते हैं, आईएफएससी कोड डाल सकते हैं और इस तरह से आप इसको सेव कर सकते हैं। ये मेरा स्टेट बैंक का खाता सेव हो गया। ओके, सेव करने के लिए आप कंट्रोल ए भी कर देंगे ना, यहाँ पर कंट्रोल ए, तो आपका लेजर सेव हो जाएगा। जो भी लेजर बना रहे हैं तो कंट्रोल ए से भी ये डायरेक्ट सेव हो जाता है। अब नेक्स्ट चलते हैं 3 नंबर, बैंक ओडी अकाउंट। बैंक ओडी अकाउंट में क्या है, देखिए ये ग्रुप ओवरड्राफ्ट अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है। ओवरड्राफ्ट जैसे जब बैंक अकाउंट बैलेंस से ज्यादा अमाउंट विड्रॉल करने की फैसिलिटी देता है, यानी बैंक अकाउंट बैलेंस है लेकिन उससे ज्यादा का भी आप विड्रॉल कर सकते हैं, ऐसा अगर फैसिलिटी बैंक देता है तो उस अकाउंट का लेजर इस ग्रुप में आता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका आईसीआईसी बैंक में ओवरड्राफ्ट अकाउंट है ना, जहां आपका जितना बैलेंस है उससे अधिक आप विड्रॉल कर सकते हैं, तो उस तरह का अकाउंट आप जब भी खुलेगा लेजर तो ये बैंक ओडी अकाउंट में जाएगा, ठीक है। मैं क्रिएट करके दिखा रहा हूं। जैसे मान लीजिए मेरा आईसीआईसीआई बैंक में आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट में मेरा ओडी अकाउंट है। अब देखिए ओडी अकाउंट सिलेक्ट किए है ना, और ये अकाउंट नंबर जो भी है आपका, आप अकाउंट नंबर डाल दिए, आईएफएससी कोड डालें, बैंक आईसीआईसीआई बैंक सिलेक्ट किए, ये आपका ओडी अकाउंट में ये लेजर क्रिएट हो गया। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है 4 नंबर, ब्रांच और डिवीजन। देखिए ये बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम लोग इसका यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा जो कंपनी है सुरेंद्र इंटरप्राइजेज, इसका धनबाद में मान लीजिए ये कंपनी रन कर रही है, इसका धनबाद में सैनिटरी का पाइप्स का अपना एक शॉप है, बहुत बड़ा होलसेलर शॉप। लेकिन इस कंपनी का एक और डिवीजन है, चाहे एक और ब्रांच है, जो किसी 10-20 किलोमीटर या 50 किलोमीटर के रेंज में एक दूसरा ब्रांच खुला हुआ है, जहां कंपनी क्या करती है कि इस ब्रांच से कुछ प्रोडक्ट वहां भेजती है, उस ब्रांच से कुछ प्रोडक्ट यहां मंगाती है, कुछ लेन देन अपने ब्रांच में ये होता रहता है। तो उस टाइप का जो लेजर खुलेगा वो, जैसे मान लीजिए इसमें क्या होता है, ये ग्रुप अलग ब्रांच, यूनिट, डिवीजन या ऑफिस के अकाउंटिंग ट्रैक को इस्तेमाल करने के लिए होता है, ठीक है ना, ये ब्रांच या डिवीजन। तो जब भी इस तरह का कोई ब्रांच से रिलेटेड अगर कुछ ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो मान लीजिए मेरा सपोज दैट मेरा धनबाद में एक ये शॉप रन हो रहा है सुरेंद्र एंटरप्राइजेज, लेकिन मेरा एक रांची में भी ब्रांच है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक लेजर ओपन करेंगे, रांची ब्रांच,
रांची ब्रांच अकाउंट, ठीक है। अब ये चल जाएगा ब्रांच एंड डिवीजन में, देखिए ब्रांच एंड डिवीजन, ओके। आप यहाँ देख रहे हैं ब्रांच और डिवीजन, ब्रांच और डिवीजन को सेलेक्ट करेंगे। अब जो भी मेरा रांची डिवीजन से धनबाद डिवीजन से जो भी लेन देन होगा वो सारा इस लेजर से लेन देन होगा। और वो मान लीजिए मैंने कैश वहां भेजा, या फिर कुछ प्रोडक्ट मैंने वहां भेजा, कुछ सेल किया, या फिर रांची के ब्रांच से मैंने कुछ परचेज किया, तो वो हर चीज आपका मेरा यहाँ से ये लेजर क्रिएट में रहेगा, जो ब्रांच और डिवीजन ग्रुप में रहेगा, ठीक है। तो इसको कंट्रोल ए करके मैंने इसको सेव कर दिया, ये लेजर सेव हो गया। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा हो, चाहे लग रहा है कि आपको इसमें कुछ सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और वैसे लोगों के साथ शेयर कर दीजिए जो अकाउंट सीखना चाहते हैं, टैली सीखना चाहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, देखिए दोस्त, सबसे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप होता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्या है, ये ओनर या पार्टनर के कैपिटल को रिप्रेजेंट करता है। यानी जैसे मान लीजिए कंपनी सुरेंद्र एंटरप्राइजेज है और इसका ओनर है सुरेंद्र वर्मा यानी मैं, सपोज दैट। तो मैं जब भी मेरा भी यानी हम जो इन्वेस्ट करेंगे, तो आप लोग जो समझिए कि ये ओनर या पार्टनर के कैपिटल को रिप्रेजेंट करता है। जब ओनर बिजनेस में पैसा लगाता है तो उसका लेजर कैपिटल अकाउंट ग्रुप में बनता है। मान लीजिए हम जब ये कंपनी को ओपन किए तो हम कुछ पूंजी लगाएं, कुछ कैपिटल लगाएं, तो यहां मेरे नाम से एक लेजर खुलेगा, सुरेंद्र वर्मा, ठीक है। अब ये क्या चल जाएगा, ये कंपनी का ओनर का नाम है, सुरेंद्र एंटरप्राइजेस है, मेरा कंपनी है, मैं इसका ओनर हूं। तो हम जो भी पैसा इसमें लगाएंगे, ठीक है, या इससे पैसा निकाल भी सकते हैं। तो जब पैसा निकाल, क्योंकि मेरा कंपनी, तो हम पैसा निकालेंगे भी, पैसा हम इसमें जमा भी करेंगे, कैपिटल लगाएंगे, तो ये आ जाएगा कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। जब भी ओनर, पार्टनर या प्रोप्राइटर है ना, ओनर का जो पार्टनर हो, ठीक है, या कुछ प्रोप्राइटर हो। देखिए फर्म दो तरह से खुलते हैं, एक पार्टनरशिप, एक प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। तो मान लीजिए एक कंपनी में 3 पार्टनर है, तो तीनों का नाम खुलेगा, पर वो उसका ग्रुप रहेगा हमेशा, और तीनों ने इस कंपनी में पैसा लगाया हो, तो तीनों का ग्रुप, तीनों का नाम से लेजर खुलेगा और वो कैपिटल अकाउंट में ही जाएगा, ठीक है। तो ये कैपिटल अकाउंट में गया, ये मैंने इस लेजर को सेव कर दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर, कैश इन हैंड। देखिए जब कंपनी रन हो रहा है तो कैश का लेन देन तो होगा ही होगा, जाहिर सी बात है। तो जब कंपनी का लेन देन में कैश का होगा, तो ये ग्रुप बिजनेस के पास फिजिकली अवेलेबल, जो फिजिकली कैश होता है, तो वो फिजिकली कैश बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लीजिए इसमें ऑलरेडी कैश का एक लेजर खुला हुआ होगा, तो मैं उसको आपको सिर्फ दिखाता हूँ। अल्टर गए, लेजर गए, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट, देखिए कैश ऑलरेडी खुला हुआ था, तो आप यहाँ देख पा रहे हैं ये कैश इन हैंड में ऑलरेडी है। यानी कैश का जो भी ग्रुप बनेगा वो कैश इन हैंड में बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 7 नंबर में आता है करंट एसेट। ऐसे शॉर्ट टर्म एसेट जो जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं या रिकवरेबल होते हैं, तो वो करंट एसेट ग्रुप में आते हैं। जैसे प्रीपेड इंश्योरेंस, मान लीजिए, या एडवांस रेंट, जैसे लेजर एग्जांपल में से समझते हैं। जैसे प्रीपेड इंश्योरेंस, मान लीजिए हम कुछ इंश्योरेंस करवा रहे हैं जिसका जो बहुत जल्द मेरा कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी मैं मान लीजिए मैं 10,000 रुपये महीना कुछ SIP कर रहा हूँ, या फिर 10,000 रुपये महीना मैं किसी इंश्योरेंस पे पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो मेरा 2 साल, 3 साल, 1 साल, 6 महीना में मेरा वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो
वैसे ग्रुप को मैं करंट एसेट में बताता हूँ। या टीडीएस रिसीवेबल, मान लीजिए मेरा कोई कंपनी टीडीएस काट रहा है, ठीक है, सुरेंद्र एंटरप्राइजेस के नाम पर कोई टीडीएस काट रहा है, वो टीडीएस रिसीवेबल है। यानी जब मैं ईयर एंड में मैं अपना रिटर्न फाइल करूंगा तो मेरा वो टीडीएस मिल जाएगा। तो वो शॉर्ट टर्म एसेट है, वो मेरा कैश विड्रॉल हो जाएगा। या फिर एडवांस रेंट, यानी या मान लीजिए मैंने कहीं रेंट लिया हो, ठीक है, रेंट लिया हो, आपको लेजर खोल के दिखाते हैं। ये गए क्रिएट में लेजर, मान लीजिए रेंट अकाउंट, एडवांस रेंट। मान लीजिए सुरेंद्र एंटरप्राइजेस ने कहीं कोई गोडाउन रेंट पे लिए हैं, तो जब रेंट पे लेते हैं तो कुछ सिक्योरिटी मनी एडवांस में देना होता है उस ओनर को जिसका वो प्रॉपर्टी है। तो वो एक्चुअली वो रिफंडेबल होता है। जब भी मैं उस गोडाउन को छोड़ूंगा, चाहे वो प्रॉपर्टी को मैं छोड़ूंगा, चाहे मेरा एग्रीमेंट खत्म होगा, तो वो जो एडवांस रेंट के रूप में मैंने उसको दिया है वो रिफंडेबल होगा, वो मुझे वापस मिलेगा। तो इस तरह का एडवांस रेंट जो देते हैं वो मेरे लिए करंट एसेट होता है ना, जिसका ग्रुप यहाँ पर आएगा करंट एसेट। ओके, ये करंट एसेट में चल जाएगा, इस तरह का ग्रुप करंट एसेट में आएगा। तो ये इस लेजर को मैंने सेव कर लिया। ओके, एडवांस रेंट। नेक्स्ट टॉपिक आता है, या फिर करंट एसेट में एक ये भी होता है एडवांस टू स्टाफ। मान लीजिए मेरे शॉप में जहां मैं काम कर रहा हूँ, चाहे फिर मेरे कंपनी में कुछ स्टाफ काम कर रहे हैं जो एडवांस लिए हैं। अब एडवांस लिए हैं तो एडवांस तो कभी न कभी मुझे वापस मिलेगा, तो वो मेरे लिए करंट एसेट हो गया। तो उस स्टाफ के नाम पर, जब भी उस स्टाफ के नाम पर अकाउंट खुलेगा तो वो करंट एसेट में जाएगा। करंट लायबिलिटीज 8 नंबर पे आता है करंट लायबिलिटीज। ये करंट लायबिलिटीज जो है, अब ये इसको समझते हैं करंट लायबिलिटीज क्या है। ऐसे लायबिलिटी जो शॉर्ट पीरियड में पेबल होती है, करंट लायबिलिटीज ग्रुप में रखी जाती है। जैसे मान लीजिए ऑडिट फी पेबल है, ये ऑडिट फी मेरा पेबल है, यानी मुझे देना है। अभी मैं दिया नहीं हूं, पर मैं खर्चा बुक करके रख सकता हूं कि ये मेरा पेबल है, आज नहीं तो 6 महीने बाद मुझे अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को ऑडिट फी देना है। तो ये जो खर्चा आएगा, ये जो मान लीजिए मैंने किया ऑडिट फीस पेबल, ये किस में आ जाएगा, करंट लायबिलिटीज। यानी ये मेरे लिए एक लायबिलिटीज है, मेरे लिए एक कर्ज है जो मुझे देना है, शॉर्ट टर्म पे है, ठीक है ना। तो इस तरह का लेजर को करंट लायबिलिटीज में रखते हैं। कंट्रोल ए किए, ये सेव हो गया। ओके, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं इसका यूज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रिकॉर्ड को रखना है, शॉर्ट टर्म पेबल दिखाना है। इस तरह से ऑडिट फी, सैलरी पेबल में आप डाल सकते हैं कि नेक्स्ट मंथ का, आने वाले मंथ का सैलरी को हम पेबल में करके अपना रख दिए कि इतना पेबल है, नेक्स्ट मंथ में देना है। इलेक्ट्रिसिटी बिल पेबल है, इस तरह से। 9 नंबर में आता है डिपॉजिट एसेट। अब ये क्या है, तो डिपॉजिट एसेट क्या होता है, बिजनेस के द्वारा दिया गया रिफंडेबल या सिक्योरिटी डिपॉजिट इस ग्रुप में आता है। जैसे समझिए बात को, किसी कंपनी का एजेंसी लिए, बड़े बड़े कंपनी का क्या होता है रूल, जब कंपनी का आप एजेंसी लेते हो तो वो अपने पास कुछ एक सिक्योरिटी मनी रखते हैं।
सिक्योरिटी मनी रखते हैं 1 लाख, 2 लाख, 50,000, जो इस कंपनी का जैसा रूल है। सपोज डेट मान लीजिए कोई कंपनी है हर्षवर्धन इंटरप्राइजेस, ठीक है, जहां से मैं अपना सामान मंगाता हूं, जिसका मेरे पास एजेंसी है। अब वो एजेंसी है तो डिपॉजिट, तो वो उस कंपनी ने मुझसे 1 लाख रुपए का डिपॉजिट लिया, ठीक है, कि आपके साथ काम स्टार्ट करेंगे, लेकिन आपको 1 लाख रुपए का आपको डिपॉजिट देना है, ताकि जब भी बिलिंग हो तो वो कंपनी ये सिक्योर करने के लिए ये अमाउंट लेती है कि मेरा मान लीजिए जब भी बिल क्रिएट हो, कंपनी माल भेजेगा तब ना हम उसको पैसा देंगे, एडवांस तो पैसा देते नहीं है। तो कंपनी सिक्योर करने के लिए कि मेरा पैसा डूबे नहीं, इस बंदे पर जब बिल क्रिएट होगा तो मेरा इसका 1 लाख रुपए मेरे पास जमा है। अगर ये बिल का पैसा नहीं चुकाता है तो उस सिक्योरिटी मनी से वो काट लेगा, लेकिन ये एज ए फेथ पे लिया जाता है। तो इस तरह का अकाउंट जब भी खुलेगा तो ये किस तरह का ग्रुप में जाएगा? डिपॉजिट एसेट, ठीक है, डिपॉजिट एसेट। क्यों ये मेरे लिए एसेट क्यों है? क्योंकि जब भी मैं इस कंपनी की एजेंसी छोड़ूंगा या मैं इस कंपनी का एजेंसी मेरा चला जाएगा, तो कंपनी इस डिपॉजिट को मुझे वापस करेगी, इसलिए मेरे लिए एक डिपॉजिट एसेट हो गया, ठीक है ना। तो इस डिपॉजिट एसेट में लेके मैं इसे कंट्रोल ए करके इसको सेव कर लिया। नेक्स्ट बढ़ता हूं, जो मेरे लिए रिफंडेबल होता है ना, सिक्योरिटी डिपॉजिट जो रिफंडेबल होता है। नेक्स्ट 10 नंबर पे आता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये देखिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये वीडियो लंबा हो रहा है तो कोई बात नहीं है, आप इसको पॉज करके आराम से देख लीजिएगा, कोई हड़बड़ी नहीं है। पर इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें मैंने पूरा लिस्ट ऑफ ग्रुप को कवर किया है, ठीक है। और पेन एंड पेपर जरूर रख करके नोट कीजिए, ताकि आपको ये पूरा जो मैंने वीडियो इतना मेहनत से बनाया है आपका काम आए, आपको कहीं यूज हो, आपको कहीं प्रॉब्लम ना हो। इसलिए मैंने ये वीडियो को शूट किया है, मैंने इतना मेहनत से इस पीपीटी को बनाया है ताकि आप लोगों को कुछ ना कुछ फायदा मिले इससे। चलिए, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है? वो खर्चे जो गुड्स को परचेज या मैन्युफैक्चरिंग या सेल के लिए रेडी करने में डायरेक्ट लगते हैं। यानी समझिए बात को, मान लीजिए सुरेंद्र इंटरप्राइजेज एक कंपनी है, ये जो सेल कर रहे हैं जो परचेज कर रहे हैं, या फिर कोई ऐसा कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, या फिर हम जो सेल कर रहे हैं, तो उसको जो रेडी करने में जो डायरेक्ट लगते हैं, यानी कुछ परचेज करने में जो मेरे को ट्रांसपोर्टेशन लग रहा है ना, तो इस तरह के एक्सपेंसेस को जो कैरिज या फिर लेबर चार्ज या लोडिंग चार्ज होता है ना, कि मैं माल भेज रहा हूं तो माल को गाड़ी में लोड कराने के लिए जो खर्चे हैं वो तो लेबर को देना होगा। तो वो जो लेबर खर्चा हम दे रहे हैं तो मेरे लिए एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है ना। मान लीजिए एक लेजर है, लोडिंग चार्जेस है ना, लोडिंग चार्जेस, ये किस में चला जाएगा? ये आ जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, ठीक है, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, नॉट एप्लीकेबल, जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, लोडिंग चार्जेस। ओके, तो अब इसको सेव कर लेते हैं। ये तो नेक्स्ट जो टॉपिक है 11 नंबर, वो है डायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम में क्या होता है आप इसको समझिएगा। वो इनकम जो बिजनेस में ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी से डायरेक्टेड रिलेटेड हो,
है ना। चाहे इस बिजनेस में ट्रेडिंग हो रहा हो, चाहे कोई मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, इस तरह के एक्टिविटी से जो डायरेक्ट रिलेटेड हो वो डायरेक्ट इनकम में आता है। जैसे स्क्रैप सेल, मान लीजिए मेरे कंपनी में कुछ कार्टून्स आते हैं, बहुत से कार्टून जमा हो जा रहे हैं, है ना। बहुत से कुछ ऐसे स्पेयर पार्ट्स, जो स्क्रैप पार्ट्स जो है वो मेरे पास जमा हो गया है। अब उसको मैं बेच रहा हूँ, तो बेच रहा हूँ तो वो मेरा पैसा आएगा, तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, एक डायरेक्ट इनकम हो जाएगा। मान लीजिए मैं कुछ स्क्रैप सेल कर रहा हूँ, स्क्रैप सेल्स, ठीक है। तो ये स्क्रैप सेल्स क्या है, मेरे लिए डायरेक्ट इनकम है, तो मैं डायरेक्ट इनकम में ग्रुप में डाल दिया, है ना। नॉट एप्लीकेबल, ओके। अब इसको मैंने सेव कर लिया, कंट्रोल ए किए, ये लेजर सेव हो गया। तो आज का ये जो टॉपिक है इसको समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।